नमस्कार दोस्तों, आपका मिडनाइट स्टोरीज में स्वागत है। आप बने हुए हैं मेरे यानी अपने सोनू के साथ में। दोस्तों, आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये स्टोरी तासा व्हील हाउस के बारे में है। उन्होंने अपनी कहानी कुछ इस तरह से कहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम तासा व्हील हाउस है। हॉन्टेड नाइट्स ये एक तरीके का ट्रेडिशन बन गया है मेरे अपने कॉलेज ग्रुप के दोस्तों के साथ। हर हफ्ते हम यूता वैली के आसपास के डरावनी और क्रीपी जगहों पे जाते हैं ताकि वो रात हमारी यादगार बन सके। अपना सफ़र नॉर्मली हम शाम को शुरू करते हैं ताकि हमारे वहाँ पहुँचते और वापस आते तक काफ़ी रात हो जाए, और यही तो मज़ा है हॉन्टेड नाइट्स का। तो दोस्तों, मैं जेक के कार में थी और हम लोग ओल्ड लेही मेंटल हॉस्पिटल उसके आसपास अभी पहुंचे हुए थे। दोस्तों, यूथा सिटी में हॉन्टेड बिल्डिंग बहुत मुश्किल ही मिलते थे, और जो मिलते थे उनका लोकेशन बहुत दूर दूर था। हमने लेही रोड को छोड़ते हुए आगे की तरफ मेन रोड पे गाड़ी आगे बढ़ाया। अरे नहीं यार, ये क्या है? मैंने जेक को ऐसा कहते हुए सुना। ऐसा कहते हुए जेक अपने ड्राइविंग सीट से आगे की तरफ देख रहा था। क्या हो गया? मैंने पूछा। जूली पीछे की सीट से आगे की तरफ देखने लगी कि हम आखिर हैं किस दिशा में। मैंने जो सामने देखा उसे देखकर मुझे काफ़ी निराशा हुई। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेसपासिंग के टेप पड़े हुए थे। दोस्तों, ये वही बिल्डिंग था जहाँ हम जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ ट्रेसपासिंग के बोर्ड और टूटे हुए बिल्डिंग को देखकर हमारा दिल बैठ गया। अगर ये बिल्डिंग अभी बना होता तो हमारा वीकेंड इतना बुरा नहीं होता। बिल्डिंग को काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया था, अब वहाँ देखने लायक कुछ नहीं था। ठीक है, अब आगे क्या करें? प्रोवो कैनियन के बारे में क्या कहते हो? जूली ने पीछे से कहा। जैक पीछे की तरफ मुड़ा और जूली को देखने लगा। उसने कहा, पर क्यों? प्रोवो कैनियन में ऐसा क्या है? जूली ने कहा, पता नहीं, पर शायद वहाँ टेड बंडी का हंटिंग ग्राउंड था। दोस्तों, टेड बंडी यूटा में 70 के दशक में बहुत पॉपुलर हुआ था। टेड बंडी एक सीरियल किलर था। 30 के करीब लड़कियों को उसने मौत के घाट उतारा था, और ये वही जगह था जहाँ उन्हें वो दफनाता था। जेक ने हामी में सर हिलाया और उसने वापस गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी आगे बढ़ाया। 20 मिनट बाद हमारी गाड़ी क्रूज कर रही थी प्रोवो कैनियन रोड पे। दोस्तों, रोड के साइड में काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन थे। उसमें से चांद की रोशनी कभी दिखाई देती थी, कभी चली जाती थी, फिर दिखाई देती थी। गाड़ी पार्क में लगाने के लिए तो जगह होगी ना? जेक ने पूछा। मैंने कहा कि बाजू में ही विवियन पार्क है, वहाँ क्यों नहीं लगा लेते? विवियन पार्क एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। ये काफ़ी नोन जगह है। ये वैली के नीचे साइड जहाँ नदी बहती है वहीं बाजू में ही है, लेकिन जो रोड विवियन पार्क तक जाती है वो काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है। इतना जंगल है कि उसमें से रोशनी का आर पार जाना बहुत मुश्किल होता है। रोड भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और कच्चा रास्ता है। जेक ने गाड़ी धीरे की और हमने विवियन पार्क की तरफ टर्न लिया। अब हम विवियन पार्क की तरफ जाने लगे थे। यहाँ से रोड काफ़ी पतला और संकरा हो जाता है। हम ऊपर की तरफ अब चढ़ाई करने लगे थे। पहले थोड़ी चांदनी रात थी तो रोशनी आ रही थी, लेकिन जब से हमने टर्न लिया है यहाँ पर से गहरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। घने पेड़ों ने आसमान को भी ढक दिया था। अब जो लाइट हमें दिखाई दे रही थी वो खाली हमारे कार की थी। खराब रोड होने के कारण कार में जर्क लग रहा था। ये सब देख के मुझे काफ़ी डर लगता था। ये रोड ऐसा था, अगर हमने गलत टर्न लिया तो हम सीधा खाई में गिर जाते। गाड़ी के टायर और इंजन की आवाज़ इस सुनसान रात में काफ़ी डरावना अनुभव दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बहुत गलत जगह जा रहे हैं। हमारी गाड़ी अगला टर्न ले ही रही थी कि पीछे से जूली ने कहा, हे गाइस, तुम लोगों ने क्या स्किन वॉकर के बारे में कुछ स्टोरी सुनी है? स्किन वॉकर का नाम सुनते ही मैंने सीट को थोड़ा ज़ोर से पकड़ लिया था। मैं स्किन वॉकर
और उनकी कहानियों से वाकिफ़ थी। मुझे मालूम था स्किन वॉकर नेटिव अमेरिकन कल्चर का एक हिस्सा है। मैं जिस जगह पली बड़ी थी वो होपे रिजर्वेशन का पार्ट था। उता आने के पहले मैं वहीं रहा करती थी। छोटी उम्र से ही मैं ये सारी कहानियाँ सुनती आ रही हूँ और ये कहानियाँ रात में सुनाना एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सब के बारे में बात करना उन्हें अपने पास आने के लिए आमंत्रित करने जैसा होता है। अंदर से मैं ही जानती थी कि ये सारी स्टोरीज मैंने कभी लाइटली नहीं ली थी। मैंने सोचा था कि हम टेड बंडी के खून करने की जगह जा रहे हैं, मैंने धीरे से कहा। तुम्ही ने तो कहा कि विवियन पार्क चलना चाहिए, जूली ने इशारा कर कर कहा। जूली ने खिड़की से इशारे करते हुए दिखाया। टेड बंडी वहीं से खून करने की जगह जाता था, बिल्कुल वैली के नीचे से। वहाँ से पैदल जाना पड़ता था। जैक एल्बामा से था। कुछ ही महीने पहले वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूटा आया हुआ था। जैक ने कार धीरे करी क्योंकि हमें आगे ऑफ रोडिंग करनी थी। रास्ते से गाड़ी धीरे से उतारते हुए जैक ने कहा, ये स्किन वॉकर क्या होता है? रास्ते से नीचे उतरते ही चांद की रोशनी फिर से दिखाई देने लगी थी क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर आ चुके थे। आगे काफ़ी घास से भरा हुआ मैदान था, उससे चांद की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। पीछे जो घना जंगल था वो बिल्कुल काले स्याह जैसा दिखाई दे रहा था। जैक ने गाड़ी का इग्निशन बंद किया पर लाइट को चालू रहने दिया। जैक और जूली कार से बाहर निकले और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। मैं भी धीरे से बाहर निकली। मैंने सांस रोक रखा था क्योंकि मुझे ये काफ़ी डरावना एहसास हो रहा था और जूली अब स्किन वॉकर के बारे में स्टोरी शुरू करने वाली थी क्योंकि जैक ने पूछा था कि स्किन वॉकर क्या होते हैं। आगे पैदल चलते हुए जैक किसी लकड़ी के ऊपर से निकला। लकड़ी के टूटने की आवाज़ से मैं डर से कूद पड़ी और जैक से टकरा गई। मुझे देखकर बाकी सब हंसने लगे तो मैं भी थोड़ी हंस दी। हमें एक दूसरे की डरी हुई शक्ल देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था और इसीलिए तो हम हॉन्टेड नाइट्स किया करते हैं। जैक और मैं, हम दोनों थोड़े चुपचाप हो गए क्योंकि जूली अब अपनी कहानी शुरू कर रही है। जूली ने कहना शुरू किया कि एक बार वो ग्रैंड कैनियन के हाईवे से होकर जा रही थी। हाईवे के आजू बाजू आप बहुत सारे छोटी दुकानें देखेंगे जहाँ पर हाथों से तरासे गए पत्थर, हाथों से ही बनाए हुए बास्केट्स और कपड़े आपको मिलेंगे। ये दुकानें बहुत बड़ी नहीं होते, बस लकड़ी से इसके पिलर तैयार करे जाते हैं और ऊपर शेड में एक टीन रख दिया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे ये दुकानें किस तरह से दिखाई देती हैं। जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो उसने एक दो दुकान में देखने के लिए गाड़ी धीरे कर ली और एक जगह गाड़ी पार्क कर दी। उस दुकान में 3 टेबल रखे हुए थे और एक आदमी उसके पीछे बैठा हुआ था। शुरुआत पे देखने पे लगा कि वो शायद सो रहा होगा, जब तक कि उसने पलट कर देखा नहीं कि कौन आया है। जूली ने वहाँ ड्रीम कैचर, पत्थर और घर पे सजाने के लिए चिड़िया का पंख देखा, पर वहाँ एक उसे अंगूठी दिखाई दी जो कि सिल्वर की थी। उसके ऊपर तरासे हुए पत्थर से बिच्छू की नक्काशी की गई थी। ये जूली को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने इस अंगूठी को उठाया, लेकिन उसने प्राइस टैग उस अंगूठी पे कहीं भी नहीं देखा। तो वो उस आदमी के पास गई जिसकी ये दुकान थी। उसने देखा कि उसने थोड़ी सी अपनी टोपी झुका के रखी हुई है, जिससे कि उसका चेहरा छुप गया है। जूली ने पूछा, ये कितने की है? दुकानदार ने कहा, आप इसके लिए कितना देने को तैयार हैं? जूली ने फिर कहा, मैं इसके लिए $15 दे सकती हूँ। ठीक है, तो $15 में ये आपका हुआ। दुकानदार ने अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए कहा। यहाँ से उसकी मुंह की स्माइल देखी जा सकती थी। उसके बहुत कम ही दांत बचे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं उसके दांतों की तरफ घूरे ही जा रही थी। उसके दांत हल्के पीले कलर के हो चुके थे
मैंने उसे टोटल $25 दिए क्योंकि मैंने एक ड्रीम कैचर लिया और साथ में स्कॉर्पियन वाली वो रिंग भी। मैंने उसके तरफ एक हल्की सी स्माइल पास की और मैं वापस अपने कार की ओर चली गई। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आदमी मुझे घूरे जा रहा है जब तक कि मेरी कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जूली की आंटी हाउसू पाई रिजर्वेशन में रहती है और अक्सर गर्मी के दिनों में वो हाइकिंग और ट्रैकिंग पे जाती है। जब मैं वहाँ पहुँची तो आंटी वहाँ नहीं थी और वहाँ एक नोट लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस हफ्ते के आखिरी तक आऊँगी, तब तक तुम मेरा वेट करना और घर का ख्याल रखना। इसे अपना ही घर समझो। अगले दिन जब सुबह को उसकी नींद खुली तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से पूरा खून बाहर निकाल लिया गया हो। वो काफ़ी थकी थकी सी महसूस कर रही थी। उसने रूम को देखा तो रूम में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात को आया था और पूरा सामान उसने तहस नहस कर दिया है। पर इसके बावजूद उसे इतनी गहरी नींद पड़ी थी कि वो सोने में ही खाली बिजी हो गई थी। उसने रूम के पीछे वाली खिड़की को भी देखा। वो पूरा खुला हुआ था। पूरे रूम में बालू भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझ के रेत एक जार में भरकर लाया हो और पूरे रूम में फैलाया हो। जूली ये सब देख के थोड़ी घबरा गई थी। उसने लोकल पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब वहाँ पहुँचा तो उसने घर के अंदर आने से मना कर दिया। जब उसने पूछा कि वो क्यों अंदर नहीं आ सकते तो पुलिस ने उंगली से इशारा करते हुए घर के बाहर दीवार पर बने हुए निशान को दिखाया। जूली अचानक स्टोरी सुनाते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गई। वो उन दोनों को घूरने लगी। दोनों थोड़े से आश्चर्य में आ गए कि जूली को अचानक क्या हो गया। जूली धीरे से अपना हाथ उठाते हुए इशारे से जेक और मेरे बीच कुछ दिखाना चाह रही थी। वो हम दोनों के बीच में इशारा कर रही थी, जैसे वो बताना चाह रही हो वहाँ कुछ है। हम दोनों थोड़े घबराए हुए पीछे की ओर देखने लगे, पर वहाँ हमें काले घने पेड़ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी जूली अचानक हंसने लगी और कहने लगी, सॉरी, मैं थोड़ा मजाक कर रही थी। मैंने जूली से पूछा, क्या ये स्टोरी सच में उसके साथ हुई है? तो जूली ने कहा, नहीं, ये उसकी दोस्त की स्टोरी है, पर इसमें थोड़ा रियलिटी लाने के लिए उसे वो अपना स्टोरी कहकर बता रही है। उसने आगे कहना शुरू किया। जूली जहाँ ऑफिसर इशारा कर रहे थे वहाँ जाकर देखने लगी तो वहाँ उसे एक खोपड़ी और अजीब सा निशान उसे दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था इस निशान को बनाने के लिए पहले इसे बनाया गया, फिर इसे जलाया गया है। पुलिस ने कहा, मैडम मुझे माफ़ करिएगा, पर मैं अंदर नहीं जा सकता। जब मैंने उससे पूछा क्यों, तो ऑफिसर मेरे कंधे के पास आए और फुसफुसाते हुए कहा, ये निर्दोषी मैडम। जेक ने बीच में ही जूली की बात को काटते हुए कहा, उसने ऐसा आखिर क्यों कहा? जेक स्टोरी सुनने में काफ़ी मग्न हो गया था। उसे स्टोरी बहुत अच्छी लग रही थी। जूली ने कहा, क्योंकि रूम पे पूरा रेत भरा हुआ था और वो मार्किंग दीवार पे की गई थी, इसलिए। मैंने भी पूछा, तो वो रेत वहाँ क्यों रखी गई थी? जूली ने बताया कि ये जो बालू है वो नॉर्मल बालू नहीं था, ये किसी शमशान घाट का बालू था। स्किन वॉकर जो होते हैं वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इस रिचुअल से वो पवित्र जगह को मनहूस बनाते हैं और वहाँ जादू टोना करके शैतान को पूजते हैं और बहुत सारी शक्तियाँ जमा करते हैं। शमशान घाट जैसी पवित्र जगह को बर्बाद करके वो भी शैतान जैसे बन जाते हैं। और यही मिट्टी मेरे घर के बाहर पूरी फैली हुई थी, अंदर और बाहर सारी जगह। मैं और जेक ये सारी स्टोरी सुनने में काफ़ी मग्न थे, पर तभी
मुझे पेड़ों के बीच में से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि ये कीड़े मकोड़े आवाज़ कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर मैंने इसे इग्नोर किया। जूली ने कहानी को आगे कहना शुरू किया। जो पुलिस ऑफिसर वहाँ आए थे, अगला कदम उन्होंने जो उठाया वो काफ़ी अजीब था। उन्होंने एक बड़ा सा गोल मेरे घर के बाहर बनाया, उसके बीच एक बिंदु बनाई और गोले के आजू बाजू से 2 तीर बनाए और उस बिंदी की तरफ उसका डायरेक्शन रखा। ऐसा करके उन्होंने मेरी तरफ देखा और पास आकर उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं आप इन सब पे विश्वास करती हैं या नहीं, पर मेरे ख्याल से आप तब तक इस घर पे ना जाइए जब तक कि कोई ओझा आकर इस घर को पवित्र ना कर दे या फिर इसमें होने वाले टोने टोटके को वो हटा ना दे। ऑफिसर ने फिर मुझसे पूछा, क्या आपने अभी हाल ही में किसी से बात की हो जो कि अनजान आदमी हो, पर आपने बहुत वो रुचि दिखा रहा हो? मुझे याद आया, आते वक्त जब मैं दुकानदार से मिली थी वो मुझे बड़ा अजीब लगा था, पर मैं ऐसे ही किसी को उसके पीछे नहीं भेजना चाहती थी। मुझे मालूम था येलन दोषी का मतलब होता है स्किन वॉकर, और मुझे इन सब अंधविश्वास के बारे में भी मालूम था क्योंकि मेरी दादी इन सब के बारे में बताया करती थी। पर मैंने ऑफिसर से कहा, नहीं, मैं अभी तक किसी से मिली तो नहीं हूँ जो कि अजनबी हो और किसी को जान भी नहीं रही हूँ। ऐसा सुनकर ऑफिसर मुझे अपना ध्यान रखने और घर पर नहीं जाने की नसीहत देकर वहाँ से चले गए। इसी दोपहर को मेरी आंटी का कॉल आया क्योंकि अभी वो नेटवर्क की रेंज पे आ चुकी थी। उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने उन्हें सुबह के घटना के बारे में पूरी जानकारी दी तो मेरी आंटी ने मुझसे पूछा, क्या कोई ओझा वहाँ आया है या फिर कोई नहीं आया अभी तक? तो मैंने उन्हें बताया, अभी तक तो कोई नहीं आया है। आगे आंटी ने जो कहा वो मुझे हैरान कर देने वाला था। आंटी ने कहा कि जूली, तुम यहाँ आई इतनी दूर मुझसे मिलने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाह रही हूँ, पर अगर मेरी एक बात मानो तो तुम इस घर में तब तक मत जाओ जब तक कि कोई ओझा आके वो जादू टोना ना उतार दे। मेरी आंटी अंधविश्वास में कभी बिलीव नहीं करती थी, पर उनके मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। मैंने आंटी से पूछा, आंटी तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? ऐसे तो मैं कहीं नहीं जा सकती। तो आंटी ने कहा, देखो तुम पास ही में कहीं होटल पे रुक जाओ, कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं तो आ ही रही हूँ। मैंने आंटी को हाँ कहा, फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा, क्या ही होगा मुझे, सब कुछ तो ठीक है, और वैसे भी ऑफिसर ने मेरी सुरक्षा के लिए ये सिंबल तो बनाए ही है घर के बाहर। तो मैं घर पर ही रुक गई। मैंने डेटा भी इतना रखा हुआ था कि रात भर मैं नेटफ्लिक्स देख पाऊँ। मैं रात में नेटफ्लिक्स पे कुछ शोज देखते हुए कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। गहरी रात को अचानक किसी ने बाहर के दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया, इतनी ज़ोर से कि मेरी नींद खुल गई। मैंने हॉल का लाइट चालू रखा, तभी फिर से अचानक खटखटाने की ज़ोर की आवाज़ हुई, पर इस बार दरवाजे के पास से नहीं, इस बार किचन के खिड़की से हुई थी। फिर अचानक सामने के दरवाजे से फिर से ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ हुई। मैं अपनी चाबी पकड़ के सामने के दरवाजे के पास गई। वहाँ की होल से मैंने हर तरफ देखने की कोशिश की कि कोई है या नहीं, पर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक साइड के विंडो से किसी के कहने की आवाज़ आई, मैं तुमसे बहुत मिलना चाहती थी, लेकिन कल दोपहर को जो तुमने मुझे बताया उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी आने के चक्कर में अपने घर की चाबी मैं लाना भूल गई। क्या तुम प्लीज़ डोर को खोल दोगी? मैं ये आवाज़ पहचान गई थी। ये आवाज़ मेरी आंटी की थी और मैं बुद्धुओं की तरह ये सोचने लगी कि मेरी आंटी घर जल्दी आ गई है। मैं ज़ोर से चिल्लाई, आंटी तुम्हें जल्दी घर के अंदर आ जाना चाहिए,
क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने देखा सामने खाली मेरी गाड़ी खड़ी थी और ये देखकर मैं डर से कांपने लग गई। तभी बाहर फिर से आवाज़ आई, मैं बाहर में ही खड़ी हूँ, क्या तुम बाहर आकर मेरी मदद कर दोगी? दोबारा ये सुन के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं समझ गई थी ये आंटी हो ही नहीं सकती। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गई कुछ देर के लिए और मैं जरा भी नहीं हिली। अचानक दूसरे कमरे के बेडरूम के खिड़की की टूटने की आवाज़ आई। मैं डर गई। फिर थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की भारी भारी चलने की आवाज़ आने लगी। लाइट भी जलने बुझने लग गई और अचानक पावर आउट हो गया। जो भी उस कमरे में था उसके चिल्लाने की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लग गया था। वो बिल्कुल शैतानी आवाज़ लग रही थी। उस बेडरूम का दरवाज़ा बंद होने के कारण वो जो भी उस रूम में था वो बाहर नहीं आ पा रहा था। मुझे वहाँ से खुरेदने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो उसे कुरेद करके तोड़ कर बाहर आना चाह रहा हो। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैं ज़ोर से दौड़ने लगी। डर के मारे मैं लड़खड़ाते हुए खाली पैर ही अपनी कार की तरफ भागने लगी। क्योंकि मैंने सारा चाबी अपने पास ही रखा हुआ था, मैं दौड़कर गाड़ी में लड़खड़ाते हुए बैठ गई। मैंने जल्दी फल्दी में गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और चाबी लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया। मैं गाड़ी दौड़ाकर पास की शहर की तरफ जल्द से जल्द पहुंचना चाह रही थी। इतनी रात को घने काले अंधेरों में जब आप गाड़ी दौड़ाते हैं तो सफ़र बहुत बड़ा लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। एक तो मैं डरी हुई थी और इतनी काली रात को मैं गाड़ी चला तो रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं किसी एंडलेस रोड पे कंटिन्यू बस गाड़ी चला ही जा रही हूँ। जूली अपनी कहानी सुना ही रही थी। तब मुझे पीछे झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत ध्यान से केयरफुल होके पीछे झाड़ियों की आवाज़ सुन ही रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं ही खाली वो अकेली हूँ जिसे ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है। जूली और जैक का तो कोई रिएक्शन ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर में पागल हो जाऊंगी। जूली ने आगे कहना शुरू किया, जैसे जैसे मैं अपने घर से बाहर जा रही थी और दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी बेचैनी कम और मैं राहत की सांस लेती जा रही थी। तभी अचानक से मुझे कार के बाएं तरफ किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। पूरा कार इस जर्क पड़ने के कारण हिलने लगा था। मैंने अपने आँखों के किनारों से देखने की कोशिश की कि बाएं साइड पर क्या है। मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक मेरे दाएं तरफ वो जो भी जानवर था बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने था। मैं उसे देखने के लिए अपने दाहिने तरफ की खिड़की की तरफ मुड़ी। मैंने देखा कि वो कोई आदमी है जो अपने चारों पैरों या कहें 2 हाथ और 2 पैर से चारों से वो दौड़ता हुआ आ रहा है। पर वो कोई आदमी नहीं था। उसका चेहरा आदमी सा ज़रूर लग रहा था, लेकिन वो टूटा फूटा नोचा हुआ ऐसा दिखाई पड़ रहा था। उसका जबड़ा खिंचा हुआ और दांत नुकीले बाहर आए हुए थे। उसके पंजे बहुत बड़े बड़े और भयानक लग रहे थे। उसका पूरा शरीर बड़े बड़े बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसका जो स्किन था वो फटा फटा लग रहा था। हड्डियां बाहर की ओर निकली जा रही थी और वो पागलों की तरह मेरी गाड़ी के साथ दौड़ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड 100 के ऊपर लगभग पहुंचा दी थी और उसकी भी रफ्तार गाड़ी के बराबर ही थी। वो मुझे मारने के लिए अपना पंजा गाड़ी के अंदर ले आया था। मैंने डर से अचानक ही ब्रेक लगा दिया। इससे उसके शरीर का कुछ भाग गाड़ी से कट गया और वो दूर जाकर गिरा। वो दर्द से चिल्लाते हुए पास की ही घनी झाड़ियों में भाग गया और वो नज़रों से ओझल हो गया। मेरी गाड़ी भी
अचानक ब्रेक लगाने से टायर फट गया और गाड़ी फिसलती हुई रेत में जाकर फंस गई। अभी जो हादसा हुआ था उससे मैं सदमे में आ गई थी और रोने लग गई थी। मैं गाड़ी के बाहर नहीं निकलना चाहती थी। आखिरकार अभी जो मैंने देखा था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे याद आया कि कप होल्डर में मेरी गाड़ी के हमेशा से ही लिपस्टिक रखा होता है। मैं उसे निकाल कर जो पुलिस ऑफिसर ने जो निशान बनाया था वो गाड़ी के हर तरफ में निशान बनाने लग गई और मैं गाड़ी में चुपचाप बैठ गई। मैंने सुबह तक के लिए अपने आप को गाड़ी में लॉक कर दिया। सुबह को मेरी आंटी और वो पुलिस ऑफिसर मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। मेरी आंटी ने राहत की सांस ली और पुलिस ऑफिसर को थैंक यू बोला उनकी मदद के लिए। इसके बाद मेरी आंटी मुझे घर लेकर गई। ये तो बहुत ही भयानक स्टोरी थी जूली, जेक ने कहा। जूली ने उसका रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, तुम्हें कभी भी स्किन वॉकर के साथ खेलना नहीं चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी तेज़ दौड़ सकते हैं और क्या बताओ वो तुम्हारे कार से भी ज़्यादा रफ्तार में दौड़ लेते हों। वैसे भी वो लोगों के आवाज़ की तो नकल उतार ही लेते हैं। किसी को भी इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन तभी जंगल से अचानक ही एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। एक भयानक कहानी और अभी चीख सुनने के बाद हम तीनों का शरीर पत्थर सा बन जाता है। हम तीनों ही डर के मारे बहुत तेज़ी से बिना दाएं बाएं और पीछे देखे गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। गाड़ी पे हम तीनों जैसे ही बैठते हैं गाड़ी सीधा चालू करके हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। जूली की स्टोरी हमेशा ही बहुत भयानक होती है और वो अंधेरी रात में आग में घी डालने का काम करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। आप अपनी कहानी और एक्सपीरियंस मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं दिए गए ईमेल और फ़ोन नंबर पे। यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।